नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सामाजिक विज्ञान की जो 8वीं क्लास की पुस्तक है उसमें सामाजिक विज्ञान के अंदर जो ज्योग्राफी है उसका 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहे हैं अभी आपके। इससे पहले मित्रों, जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, आपको उसमें से एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि सरसों जो है ये खरीफ की फसल है या रबी की फसल है या जायद की फसल है। यह आपको कमेंट करके बताना है कि सरसों कौन सी ऋतु की फसल है, कौन सी फसल मानी जाती है, खरीफ की, रबी की या जायद। और इसके साथ ही उससे पहले के लास्ट वीडियो में आपसे जो उससे भी लास्ट चैप्टर का पूछा था, नदी और बांध परियोजनाओं वाले में से जो माही बजाज सागर वाला आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो उसका सही उत्तर क्या था? राजस्थान और गुजरात, इन दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है माही बजाज सागर बांध परियोजना। कुछ विद्यार्थियों ने राजस्थान के साथ एमपी भी लिख दिया था, यह गलत है, एमपी नहीं, राजस्थान और गुजरात। तो आज हम आगे पढ़ते हैं और इसके साथ ही देखिए मित्रों, एक जानकारी आपको और बता दें कि आप कोई भी वीडियो देखते हैं वो 480 पिक्चर क्वालिटी में अगर आप देखेंगे, जो वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन होता है 480 में करके देखेंगे तो ये पेज और ये अक्षर, एक एक अक्षर आपको इतना साफ दिखेगा। तो अगर किसी को धुंधला दिखता है तो वो 480 में करके देखिए, बहुत अच्छे से दिखेगा। तो आज हम आगे पढ़ते हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन। मानव जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। हमारे चारों ओर विस्तृत प्रकृति ने हमें प्राकृतिक संसाधनों के रूप में अनेक अमूल्य उपहार दिए हैं। खनिज ऐसा ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपहार है जो हमारी वर्तमान की जीवन शैली का अभिन्न अंग है। जरा सोचिए, हमारे घर में कितनी वस्तुएं हैं ऐसी है जिनका निर्माण खनिजों द्वारा हुआ है। क्या हम उनके द्वारा बिना जीवन जी सकते हैं? तो खनिज का अर्थ, तो यह महत्वपूर्ण है कि खनिज किसे कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में ऐसी अनेक वस्तुएं हमारे आसपास देखते हैं जो विभिन्न खनिजों से मिलकर बनी है तथा हमारे लिए उपयोगी है। खेतों में फसल उत्पादित करने वाले औजारों से लेकर हमारे घर में दैनिक उपयोग में आने वाले बर्तनों तक सब खनिज है। अब प्रश्न उठता है कि खनिज क्या है? खनिज प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऐसी वस्तु है जिसकी एक निश्चित आंतरिक तथा रासायनिक संरचना होती है। सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि जमीन से खोदकर निकाली गई जाने वाली वस्तुओं को हम खनिज कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी का स्थलमंडल और उस पर पाई जाने वाली चट्टानें अनेक खनिजों के मिश्रण से बनी है। कुछ चट्टानें अनेक खनिजों का मिश्रण, तो कुछ चट्टानें एक ही खनिज से बनी हो सकती है, जैसे चूना पत्थर। इन्हीं चट्टानों से हम खनिज प्राप्त करते हैं जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो मित्रों, ये दोस्तों बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। इसमें कितनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी है कि भाई सबसे पहले तो इसने बताया खनिज क्या है। तो शुरू में जो चीजें बताई, आज मेरा गला थोड़ा सा खराब चल रहा है, बार बार गले में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आज बोलने में, पर ठीक है, फिर भी चल जाएगा काम। तो इसमें शुरू में जो खनिज की परिभाषाएं दी है, एक फिल्म आई थी थ्री इडियट, आपने देखा होगा, आमिर खान वाली जो एक फिल्म थी थ्री इडियट, अच्छी, बहुत अच्छी मूवी थी वो। उसमें जब उनका लेक्चरर जो है, प्रोफेसर, वो क्लास में पूछता है कि बताओ मशीन क्या है, तो आमिर खान, जो क्या नाम होता है, रणछोड़ दास चांचड़ करके कुछ उसका नाम होता है, रेंचो रेंचो करते हैं उसमें, उसने क्या बताया कि जो चीज हमारे काम को सरल बना दे वो मशीन है। हमें गर्मी लग रही है, पंखा चला दिया, हमें सुविधा मिली, ये मशीन है। यानी इस तरह से डेफिनेशन देता है। तो शुरू वाली तो डेफिनेशन ये है, और उसमें एक साइलेंसर नाम से और होता है जिसको वो छेड़ते थे, वो अजीब तरह से बोलता था, जो शुद्ध जो है बिल्कुल डिटो, उसने वो डेफिनेशन बताई। तो उस तरह की डेफिनेशन ये है। मतलब सीधी सी बात ये है, सामान्य अर्थों में कहें, आखिर में सामान्य अर्थों पे ये आ ही गया, क्योंकि काम की चीज ये यही है सामान्य अर्थों वाली। ये तो साइंटिफिक डेफिनेशन है जिसकी एक निश्चित आंतरिक और रासायनिक संरचना हो। सामान्य अर्थ क्या है? जमीन से खोदकर निकाली जाने वाली वस्तुओं को खनिज कहते हैं। जैसे अब जमीन से आप मान लीजिए इसमें लोहा है, सोना, चांदी, कितनी तरह के अलग अलग खनिज हम पढ़ेंगे अभी, तो सब किस में आएंगे? खनिजों में। प्राचीन समय से ही
हमारी सभ्यताओं के विकास में धातुओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। आपने इतिहास की कक्षा में पढ़ा है कि विभिन्न युगों में हमारे पूर्वजों ने धातुओं का उपयोग प्रारंभ किया, अपने जीवन को आरामदायक बनाया। सोचिए कि हमारे इतिहास को पाषाण युग, कांस्य युग या लोहा युगों में क्यों बांटा जाता है। धातु की खोज के बिना भवन, उद्योग धंधे, कृषि, परिवहन आदि का विकास अत्यंत कठिनाई भरा होता है। इन सभी में धातुओं का महत्वपूर्ण योगदान है। तो मित्रों, वो भी धातु क्या है, वो सब खनिज ही हैं। जो भी हमें खनन करके, यानी धरती को खोद करके हम कुछ भी निकाल रहे हैं, वो सब किस में आएंगे, खनिज में। अब इसका मतलब, अब कई भोले वाले बच्चे होते हैं, वो क्या कहते हैं, सर मैं गाजर लगाई। अब गाजर भी जमीन में ही उगती है, क्या गाजर खनिज है क्या सर? क्या हम ये कहेंगे कि हम खनिज खा रहे हैं? या आलू मिला तो क्या कहेंगे कि हम खनिज खा रहे हैं? नहीं। एक निश्चित आंतरिक और रासायनिक संरचना हो, जिस संदर्भ में यह बात कर रहा है, जमीन से खोदकर निकाली जाने वाली वस्तुओं को खनिज कहते हैं। उगाने वाली वस्तुओं को नहीं कहते कि हमने आलू उगा दिया तो साहब ये खनिज है, क्योंकि ये भी जमीन से ही निकला है। तो कई बच्चे होते हैं, बहुत भोले वाले बच्चे होते हैं। आप में से ही जो है, आप में से कोई एक दो विद्यार्थी ने पूछा था कि सर आपको ये भोले वाले बच्चे मिलते कहाँ हैं? ये हर जगह मिलते हैं मुझे। ऑफलाइन बैच में मिलते हैं, ऑनलाइन बैच में, यहाँ भी बहुत मिलते हैं। बहुत ही भोले होते हैं कई तो। खनिजों के प्रकार। अब अपने गुणों के आधार पर खनिजों को कई भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जरा सोचिए, आपकी माँ या किसी अन्य के द्वारा पहने जाने वाले गहने किससे बने हैं? उन धातुओं के नाम बताइए। ये धातु भी हमें किससे हैं? खनिजों से ही प्राप्त होते हैं। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें मूल रूप से धातु विद्यमान रहती है और जो कठोर होते हैं। जैसे, अब धात्विक खनिज क्या होते हैं? जिनमें धातु विद्यमान रहती है, यानी एक प्रकार से जो उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ज्यादातर लोहा अयस्क है, मैंगनीज है, सीसा है, जस्ता है, तांबा है, सोना है, चांदी है। तो वे खनिज जिसमें धातु विद्यमान हो और जो कठोर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? धात्विक खनिज। सामान्यतः ये खनिज हमें अयस्कों के रूप में मिलते हैं, जिसके साथ कई अन्य अवयव भी मिले हुए होते हैं। इन अवयवों में से रासायनिक क्रियाओं द्वारा धातुओं को अलग किया जाता है। खनिज तथा अन्य अवयवों के इस मिश्रण को जो है अयस्क कहा जाता है। यानी जो खनिज होता है उनके साथ अन्य अवयव भी मिले होते हैं, तो खनिज और उसके साथ के जो अन्य अवयवों का जो मिश्रण है, इसको ही हम कहते हैं अयस्क। और इन अलग अलग अयस्कों जैसे इनको आपस में अलग करके और उस चीज को निकाला जाता है। जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट आदि लोहा धातु के अयस्क हैं। इसी प्रकार बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। बॉक्साइट अयस्क है। अधात्विक खनिज वे होते हैं, और एल्यूमिनियम क्या हो गया? धातु हो गया। अधात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातु का अंश बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। जैसे मार्बल है, तो मार्बल भी क्या है? खनिज है। इमारतों में उपयोग में लाए जाने वाला पत्थर जैसे ग्रेनाइट है, जालोर की तरफ बहुत ग्रेनाइट होता है, बलुआ पत्थर आदि। अन्य अधात्विक खनिजों में अभ्रक, घिया पत्थर, जिप्सम, चूना पत्थर इत्यादि हैं। तो आप डिफरेंस समझ गए। जिन खनिजों के अंदर धातु पाया जाता है उन खनिजों को कहते हैं धात्विक। जिन खनिजों में धातु नहीं पाया जाता उनको कहते हैं अधात्विक। और खनिजों और अन्य अवयवों के जो मिश्रण को क्या कहा जाता है? अयस्क। और इसी अयस्क से हम क्या निकालते हैं? खनिज निकालते हैं, क्योंकि वो कई चीजों का मिश्रण होता है। अब कोई ऐसा तो कोई जमीन में गड़ा हुआ तो धन नहीं है कि सोना वहां जमीन में गड़ा हुआ है, निकाल के ये लो सोने के सोना ही आ गई, ऐसा तो नहीं होता। उसके साथ कई चीजें मिली होती है। चांदी होती है तो प्योर चांदी नहीं निकलती, चांदी के साथ में कई चीजें और मिश्रण होता है, उसमें से उस चीज को अलग किया जाता है। कुछ खनिज ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम ऊर्जा के साधन के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। हमारे परिवहन के साधन, घर में जलता चूल्हा, घरों और गलियों को रोशन करती ट्यूबलाइट, बल्ब सभी ऊर्जा से ही चलते हैं। जिन खनिजों से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है वे ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम। तो ये सब भी क्या कहलाते हैं? खनिज। कौन से खनिज? ऊर्जा खनिज कहलाते हैं, क्योंकि इनसे हमें ऊर्जा मिलती है, ये ऊर्जा देते हैं। मतलब इनके माध्यम से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
तो ये चीजें हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है इसमें। तो ये चीजें आपके क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि कितने इनके प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ये देखिए मित्रों, खनिजों के प्रकार एक चार्ट समझा रखा है। धात्विक खनिज, अधात्विक और ऊर्जा। धात्विक कौन कौन से हैं? तो धात्विक को भी दो प्रकार में बांटा है, लोह और अलोह। जिसमें लोहे की मात्रा हो, लोहे ऐसे हो गए, मैंगनीज हैं इत्यादि। अलोह में कौन कौन से हैं? सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा आदि। चूना पत्थर, अधात्विक में कौन कौन से हैं? चूना पत्थर हो गया, घिया पत्थर है, बलुआ पत्थर है, रॉक फॉस्फेट, अभ्रक, जिप्सम, संगमरमर, ग्रेनाइट और भी कई हैं, वो सब अधात्विक में है जिनमें धातु नहीं पाया जाता। ऊर्जा वाले कौन कौन से हैं खनिज? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि ये सब हैं। तो इस प्रकार से है ये खनिज के प्रकार। अब आती है खनन की विधियां। पृथ्वी पर खनिजों का वितरण असमान है, इनके मिलने की गहराई भी अलग अलग है। कहीं ये सतह के ऊपर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, कहीं धरती या समुद्र की गहराई से इन्हें खोदकर निकालना पड़ता है। तो मित्रों, कौन कौन सी विधियां हैं? खनिज निष्कर्षण की विधियां, खनन, प्रवेदन, आखनन। और खनन भी दो प्रकार की है, विवर्त खनन और कुपकी खनन। तो अब इनके अर्थ क्या क्या हैं, वो अर्थ भी आगे सबके आएंगे इनके। पर आप एक बार देख लीजिए कि खनिज को निकालने की विधियां कौन कौन सी है। एक तो खनन होता है, प्रवेदन है, आखनन है। इस प्रकार अलग अलग अवस्था मिलने वाले खनिजों को भिन्न भिन्न रूप से निकाला जाता है। ये देखिए एक चित्र दे रखा है इन्होंने कि समुद्र की गहराई से प्रवेदन विधि से पेट्रोल खनन। तो क्या है? खनिज निकालने की सामान्य प्रक्रिया खनन कहलाती है। कई खनिज सतह से कुछ नीचे ही मिल जाते हैं, तो कई खनिज गहराई में मिलते हैं, जिन्हें खुदाई करके गहरे कूपों से निकाला जाता है। जब खनिज सतह के पास ही मिल जाता है तो उसे निकालने के लिए केवल ऊपरी परत को हटाना पड़ता है। खनन की इस विधि को विवर्त खनन कहते हैं। इसी प्रकार जब खनिज कुछ गहराई में स्थित हो और उस तक पहुंचने के लिए कूपों का सहारा लेना पड़े तो उसे कुपकी खनन कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए अब आपको कहीं से पानी निकालना है तो हैंडपंप का आप प्रयोग करते हैं, तो वो पास में मिल जाता है खनिज, थोड़ी जमीन के थोड़ा ही अंदर है, तो ऊपर से आपने उस जमीन को हटाया, परत हटाई, आपको खनिज मिल जाएंगे। कुछ गहराई में स्थित हो तो उसके लिए फिर आपको और गहराई से निकालना पड़ेगा, उनको कहते हैं कुपकी खनन। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस धरातल की अत्यंत गहराई से प्राप्त होते हैं, इसलिए प्राप्त करने के लिए ड्रिलिंग अथवा प्रवेदन विधि का उपयोग किया जाता है। तो ड्रिल मशीन होती है, जैसे ड्रिलिंग करते हैं उसको ड्रिलिंग करना कहते हैं प्रवेदन विधि, यानी उसको भेदते हुए। वहीं कुछ खनिज जैसे मिट्टी आदि सतह पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं, इस विधि को आखनन कहते हैं। कितनी अच्छी तरीके से समझा रखा है, किसी भी पुस्तक में आपको इस तरह से समझाया हुआ नहीं मिलेगा। फिर से देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। क्या कि खनिज निकालने की जो एक सामान्य प्रक्रिया है उसको कहते हैं खनन। भूमि के थोड़ा सा खोते ही आपको मिल गया, उसको विवर्त खनन। भूमि के ज्यादा गहराई से मिला, कुपकी खनन। पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस ऐसी चीजों को अगर आपको निकालना है तो उसके लिए ड्रिलिंग अथवा प्रवेदन विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे ये आपके सामने एक एग्जांपल है, समुद्र से पेट्रोल निकाल रहे हैं ये। वहीं कुछ खनिज जैसे मिट्टी आदि सतह पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं, आखनन कहते हैं, जैसे मिट्टी के ऊपर ही है। अब मान लीजिए कोई चट्टान है और वो मिट्टी के ऊपर ही है, आपको सामने दिख रही है कि चट्टान है, इसमें खनिज ही खनिज है, तो आपको जमीन को कोई खोदने की आवश्यकता नहीं है, उसी में से आप खनिज निकाल सकते हो। किसी स्थान पर खनिज के उपलब्ध होने का अर्थ यह नहीं है कि वहां खनन क्रिया होगी। खनन से अभी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आखनन है, तो ये आखनन जो है इसमें देखिए ऊपर का ऊपर ही इसको साफ कर रहे हैं ये खनिजों को। कुपकी खनन तो ये गहराई में होता है थोड़ा, तो इस प्रकार से ये उसमें जो है इनके माध्यम से ऊपर तक इसको पहुंचाया जाता है खनिजों को और इसको बाहर निकाला जाता है। खनन से पहले यह देखा जाता है कि खनन में कितना व्यय आएगा, उसकी गुणवत्ता कैसी है तथा उसका मूल्य क्या है। सामान्यतः खनन लाभदायक स्थिति में ही किया जाता है। अब ऐसा थोड़ी है घर के पास आपको कहीं या दूर कहीं भी कुछ पहाड़ी पे दिखा तो बस उसको जाते ही आपने बोरिया बिस्तर वहीं रख लिया और क्या कौन सा एग्जाम है, कौन सा रीट, कौन सा सेकंड ग्रेड, हम तो खनिज ही खोद खोद के अमीर बन जाएंगे, खनिज ही खोद लेंगे यहाँ से।
ऐसे नहीं होता है। अवैध खनन आप देखते हैं, कई बार लोग करते हैं अवैध खनन, सरकार रोकने का प्रयास करती है, कई बार उसमें भी भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं वो अनुमति देते हैं, तो वैसे खनन हो जाता है। सरकार अपनी ओर से ये देखती है अब कहीं भी कुछ मिल रहा है, ऐसा थोड़ी है सरकार सीधा खोदना शुरू कर देगी। उसकी गुणवत्ता कैसी है, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने जितना खर्चा लगाया इसको खोदने में, यहां से निकालने में, उसके सामने जब वो निकल के सामने आया तो हाथी के जैसे ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर आपको उसका क्या है लाभ मिला, तो उसका कोई अर्थ नहीं। तो खनिज निकालने से पहले हर चीज एक अनुमान किया जाता है, कितना खर्चा आएगा, कैसी गुणवत्ता है, क्या मूल्य है, और जहां लाभ मिले वहीं उसका खनन किया जाता है। खनिज संसाधन, पृथ्वी पर हजारों खनिज विद्यमान है। प्रश्न यह है कि क्या हर खनिज हमारे लिए संसाधन है। संसाधन का अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति करती हो, अर्थात हमारे लिए उपयोगी हो। कोई खनिज हमारे लिए संसाधन कब बनता है, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। पहले संसाधन समझिए, संसाधन क्या होता है। वे साधन, वे वस्तुएं जो मानव की किसी आवश्यकता को पूर्ति करते हो उनको हम क्या कहते हैं, संसाधन। अब जैसे जल भी है तो जल भी संसाधन है, भूमि भी करेगी तो भूमि संसाधन है, लास्ट चैप्टर का नाम ही था भूमि संसाधन। पृथ्वी पर कोयला अत्यंत प्राचीन काल से विद्यमान था, लेकिन भाप इंजन के आविष्कार के बाद ही यह खनिज संसाधन बन सका। उसके उपरांत बड़े पैमाने पर कोयले का खनन और उपयोग किया जाने लगा। उसी प्रकार जब तक हमारे पास अणुओं को विखंडित कर उनसे ऊर्जा प्राप्त करने की कोई तकनीक नहीं थी, यूरेनियम तथा थोरियम केवल खनिज ही थे, खनिज संसाधन नहीं। मित्रों कितना अच्छा समझा रखा है। संसाधन क्या होता है, यानी वे वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करती हो। अब पहले खनिज, आप जैसे कोयला है तो कोयला तो पहले भी था, शुरू में भी था जब इंसान को इसका प्रयोग करना नहीं आता था। लेकिन क्या इंसान के लिए संसाधन बना क्या, नहीं, क्योंकि इंसान को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन जब भाप के इंजन का आविष्कार किया तब यही कोयला आपके लिए सोना बन गया और आपने खूब इंजन चलाए इससे। उसी प्रकार धरती के अंदर यूरेनियम थोरियम गड़े हुए पड़े हैं, लेकिन जब तक आपने उसका प्रयोग करके ऊर्जा प्राप्त नहीं की तब तक वो केवल खनिज हैं, खनिज संसाधन नहीं। संसाधन कब बनेंगे, जब वो हमारे लिए किसी ना किसी रूप में काम में आएंगे। नहीं आते, कोई नहीं आया, और आज भी हजारों तरह के खनिज होंगे जो धरती पे आज भी दफन है। कितना धरती पे समुद्र है, समुद्र के अंदर कितने खनिज दफन होंगे। तो ये है। अब आता है राजस्थान के प्रमुख खनिज। राजस्थान में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहता है। तो मित्रों जो हमारा राजस्थान है उसको हम क्या कहते हैं, खनिजों का अजायब घर कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में बहुत कई प्रकार के खनिज हैं। झारखंड के बाद भारत में सर्वाधिक खनिजों का भंडार राजस्थान में ही पाया जाता है। वोलेस्टोनाइट तथा जस्पर खनिजों का उत्पादन तो भारत में केवल राजस्थान में ही होता है। तो कई खनिज तो ऐसे हैं जिनमें नंबर 1 है राजस्थान, और उनमें राजस्थान में ही होता है। अब ये नेक्स्ट कह रहा है, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं विश्व के 7 आश्चर्यों में एक ताजमहल का निर्माण राजस्थान के नागौर जिले में स्थित मकराना की खानों से निकले संगमरमर से किया गया था। तो मित्रों मकराना में बहुत अच्छा मार्बल होता है, व्हाइट मार्बल। तो जो ताजमहल बनाया गया उसके लिए मार्बल कहां से लेके गए थे, यहीं लेके गए थे, नागौर में जो मकराना है वहां की खानों से मार्बल लेकर के गए। तो जो शाहजहां ने मुमताज की याद में जो ताजमहल बनवाया, अब नागौर में अगर मान लो ये मकराना में मार्बल नहीं होता तो कुछ बना देता अजीब सा। लेकिन तो देखिए ताजमहल को बनाने में राजस्थान का कितना बड़ा योगदान है। सारणी संख्या 1 को देखिए, कौन सी है, एक ये वाली है। इसमें राजस्थान में उत्पादित प्रमुख खनिज दिए गए हैं। आप इसे देखकर बता सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से खनिज हैं जिनमें भारत का 90% या उससे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। और ये सारणी आपको बता दूं वेरी 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 मोस्ट है। अब ये देखिए आपके सामने है, सबसे पहला है वोलेस्टोनाइट। भारत के कुल उत्पादन का कितना परसेंट, 100 का 100% राजस्थान में होता है। जास्पर 100 का 100% कहां होता है, राजस्थान में।
अब किसी को पूरे भारत में अगर वोलेस्टोनाइट और जास्पर चाहिए तो उसको कहाँ आना पड़ेगा? पधारो मारे राजस्थान, आओ मारे राजस्थान। तो उसको हम वोलेस्टोनाइट और जास्पर दे देंगे। उसके बाद में आता है जस्ता। ये 99% मिलता है पूरे भारत का, 99% राजस्थान से निकलता है। ये उदयपुर साइड में सीसा जस्ता, ये इधर फ्लोराइट 96% राजस्थान से, जिप्सम 93%, मार्बल 90%। यही मैं आपको ऊपर कहा कि ताजमहल अगर शाहजहां जो बनाता, अगर मार्बल यहाँ का नहीं लेके जाता, यहाँ नहीं मिलता, तो वो कैसे बनाता? इतना सुंदर ताजमहल कभी नहीं बन पाता। एस्बेस्टस तो 89%, घिया पत्थर 87%, सीसा 80%, रॉक फास्फेट 75%। तो मित्रों ये देखिए, आप इनको ऐसे ध्यान में रखिए कि देखिए आपसे वो पर्टिकुलर परसेंट कभी नहीं पूछेगा, आपसे एवरेज पूछेगा कि किन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है। तो एकाधिकार वाले कौन से हैं? वोलेस्टोनाइट और जस्पर, ये दोनों पूरी तरह से राजस्थान का एकाधिकार। ये तो आपको गोट लेने हैं, वोलेस्टोनाइट और जस्पर। फिर इसके बाद में ये देखिए 80% से ऊपर कौन कौन से, 90% से और 99 के बीच में कौन कौन से हैं? ये 90 से 99 के बीच हैं चार, जस्ता, फ्लोराइड, जिप्सम, मार्बल, ये हो गए। 80 से 89 के बीच, 80 से 89 एस्बेस्टस, घिया पत्थर और सीसा, और 75 है रॉक फास्फेट। 2-4 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। अब इसमें देखिए खनिज का नाम और दूसरी तरफ है संबंधित प्रमुख जिले। तो सबसे पहले धात्विक खनिज कौन कौन से थे? सीसा, जस्ता, तांबा, लोहे, एसिड, टंगस्टन, चांदी, ये सब था। सीसा जस्ता कहाँ कौन कौन से जिलों से है? भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। आप इनको मैप में देखिए, बहुत अच्छे से समझेंगे। और चांदी देखिए आप, सीसा जस्ता जहां निकलेगा आपको साथ में चांदी भी मिलेगी, तो ज्यादा घोटे लगाने की आवश्यकता नहीं, जहां सीसा जस्ता वहां आपको चांदी भी मिल जाएगी। भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, और चांदी भी कहाँ है? भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, ये चीज सेम है। फिर है टंगस्टन, तो टंगस्टन में नागौर और सिरोही कर लो, नागौर, सिरोही। लोहा अयस्क, जयपुर, झुंझुनू, उदयपुर, भीलवाड़ा, यहां भी उदयपुर, भीलवाड़ा है, तो उनमें लोहा अयस्क भी निकलता है। तांबा, तांबा आएगा तो खेतड़ी नाम आएगा, और खेतड़ी नाम आएगा तो झुंझुनू तो आएगा ही आएगा। तो झुंझुनू, सिक्कर हो गए, और अलवर और डूंगरपुर। तो इस प्रकार से ये आपके जो हैं कौन से खनिज हो गए? धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज कहाँ कहाँ है? रॉक फॉस्फेट कहाँ कहाँ निकलेगा? उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर। चूना पत्थर चित्तौड़, सिरोही, नागौर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर। अबरक भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। जिप्सम बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर। घिया पत्थर उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, दौसा। वोलेस्टोनाइट सिरोही, अजमेर, उदयपुर, पाली। लिग्नाइट बीकानेर, बाड़मेर, नागौर। संगमरमर राजसमंद, नागौर, उदयपुर, जयपुर, बांसवाड़ा। ग्रेनाइट जालोर, जैसलमेर, पाली और सिरोही। और बलवा पत्थर है जोधपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, धौलपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़। ये आगे और भी डिटेल में आएंगे, और आप इनको जो है वो राजस्थान का नक्शा, आपके पास खाली नक्शे होंगे, उनमें भर के और बुक के अंदर और डिटेल में इसको पढ़ के और उनमें भरने का प्रयास करें, क्योंकि सीधा नाम पढ़ने से चीजें जो है याद नहीं होगी, क्योंकि जिले सारे एक से लगेंगे आपको। कुछ जिले हैं जो उनमें बिल्कुल हटके हैं। अब जैसे मान लीजिए जिप्सम है, तो यहां आपको ये बीकानेर मिलेगा ही मिलेगा, और इसके अलावा लिग्नाइट कोयला, तो इसमें भी आपको बीकानेर मिलेगा ही मिलेगा। जिप्सम में नागौर भी नाम आएगा, यहां भी नागौर आएगा। लिग्नाइट कोयला जो कोयला है, बाड़मेर भी आएगा, यहां बाड़मेर भी आएगा। जिप्सम में साथ में जैसलमेर भी कर दूं, तो जिप्सम और लिग्नाइट जो है मिलते जुलते जिलों में है। इसके अलावा आपको इसी प्रकार से इनमें निकालनी पड़ेगी। जैसे मार्बल है तो नागौर तो है ही है, उदयपुर है, जयपुर, बांसवाड़ा। तो दक्षिणी राजस्थान आपको मेन रूप से इनमें मिलेगा अधिकतर के अंदर। जैसे मान लीजिए रॉक फास्फेट में उदयपुर हो गया, चूना पत्थर में चित्तौड़गढ़ है, और अभ्रक में उदयपुर हो गया। इसके अलावा घिया पत्थर में उदयपुर है, भीलवाड़ा है। वोलेस्टोनाइट में सिरोही है, उदयपुर है, और मार्बल में भी उदयपुर है। ग्रेनाइट के अंदर इसमें सिरोही आ जाएगा, जालोर आ जाएगा।
अब देखिए ग्रेनाइट की अलग से देखिए, ग्रेनाइट में जालोर है, जालोर कोई हर चीज में नहीं आया है, तो उसी प्रकार से जालोर आया है ग्रेनाइट के अंदर। अब साथ में जैसलमेर, पाली, सिरोही है, बलवा पत्थर है, तो इसमें ये वाले जिले हैं। तो मित्रों इस प्रकार से आपके पास कोई ब्लैंक मैप हो जिसमें जिले लिखे हो, सारी बॉर्डर बनी हो, उसमें आप पढ़ने का प्रयास करें कि जैसे मान लो बीकानेर है तो यहाँ लिग्नाइट मिल जाएगा आपको, जो कोयला है कोयला मिल जाएगा, जिप्सम मिल जाएगा। यहाँ जैसलमेर के अंदर यहाँ आपको मिल जाएगा जिप्सम, जो है बाड़मेर में मिल जाएगा। ग्रेनाइट में जालोर में, इधर वाले में, इनमें ये मुख्य रूप से ग्रेनाइट का क्षेत्र मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए ग्रेनाइट आपको याद करना है कौन कौन से थे, जालोर, पाली, सिरोही, जैसलमेर था, तो ऐसे कर लीजिए कि ग्रेनाइट जालोर तो है ही है, ये पाली हो गया, ये सिरोही हो गया, ये ग्रेनाइट का क्षेत्र है। देखिए कि हाँ ये ग्रेनाइट है, एक जैसलमेर भी कर लो कि हाँ ये ग्रेनाइट मिल गया। इस प्रकार से हम प्रतिदिन देखते हैं कि शाम के बाद अंधेरा हो जाता है, लेकिन हमारे घर में बल्ब या ट्यूबलाइट आदि जलाकर इस अंधेरे को दूर कर देते हैं। गर्मी लगने पर पंखा, कूलर चला लेते हैं, जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को फ्रिज में रख देते हैं। अब सोचिए ये सब किससे चलते हैं? इन सब को चलाने के लिए आवश्यकता होती है ऊर्जा की, जिसे हम बिजली भी कहते हैं। ठीक इसी तरह खाना बनाने के लिए चूल्हे से लेकर हमारे यातायात के साधन, मोटरसाइकिल, बसें, रेल, कार, हवाई जहाज आदि सभी ऊर्जा से चलते हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को बेहद आरामदायक बनाया है। किसी भी स्थिर वस्तु में गति पैदा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमें इससे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम ऊर्जा संसाधनों के वर्गीकरण से पढ़ेंगे। तो ये लगभग 27 मिनट का आपका वीडियो बन गया, इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए, याद कीजिए। और बहुत ही आज के वाले वीडियो में तो बहुत शानदार और एक्सीलेंट मैटर है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और हर वीडियो को लाइक जरूर किया करें, शेयर भी करें, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, मित्रों को इससे जोड़ें। और आप कहीं भी सोशल मीडिया पे ग्रुप इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इनको वहां पर शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।